पीछे मत फेंकिए। लेखक बाल मुकुंद। घटनाक्रम उस समय का है जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। सन 1786 1786 में पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय बनकर आया था और दूसरी बार 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एक तरफ होलकर से युद्ध करने की हालत हो रहे थे तो दूसरी ओर सिंधिया से लड़ाई चल रही थी। कहीं कर वसूल करने में देरी थी तो कहीं विदेशियों का ईस्ट इंडिया कंपनी पर से विश्वास उठ रहा था। यह सब देखकर लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 70 साल का था, घबरा गया और वायसराय बनने के 3 महीने में ही गाजीपुर में उसका देहांत हो गया। इसकी खबर भी लोगों तक न पहुंची, लेकिन उस समय की बात अलग है। आज तो तार स्पेशल ट्रेन चल जाती है, लेकिन उन दिनों कलकत्ते से गाजीपुर तक कोई व्यवस्था नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजधानी कलकत्ता में बनाई थी। जब कॉर्नवालिस पहली बार भारत आया था तब में और दूसरी बार आया तब में बहुत अंतर आ गया था। सब कुछ सपने जैसा हो गया था। इन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी की साख गुडविल अच्छी थी। सारी दुनिया भारत का मुख ताक रही थी। दुर्भाग्य यह था कि भारत पर विदेशी राज है। विदेश मंत्री आपकी मुट्ठी में है, जो चाहे करा लो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री समाचार पत्रों में भी आपकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अंग्रेज सरकार का बोलबाला है, भारतीय राजा उनके गुलाम है, प्रकृति भी मानो उनसे डरती है। तकरीबन 100 साल भारत ब्रिटिश राज का गुलाम रहा, धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देगा। भारतीयों के मनोबल को आगे बढ़ाना होगा। भारतीय जाति इतनी पुरानी और शक्तिशाली है कि 100 वर्षों की गुलामी कराकर भी उन्हें अंग्रेज मिटा नहीं पाए। पृथ्वी पर अखंड शासन किया, सभ्यता और मानवता का प्रचार किया। ऐसी मानव जाति मिटाने योग्य नहीं है। भारतवासी हर क्षेत्र में दुनिया के लोगों से श्रेष्ठ हैं और कुछ गुण तो दुनिया में किसी में नहीं जो भारतीयों में है। वे फारसी भाषा सीख सकते हैं, ठीक फारसी वालों की तरह बात कर सकते हैं और कविताएं भी कर सकते हैं। अंग्रेजी भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा बोल सकते हैं, जबकि कोई भी अंग्रेज हिंदी भारतीयों की तरह नहीं बोल पाता। बस वे 2 काम ही नहीं कर सकते अंग्रेजों के जैसे। एक तो अपने चमड़ी का रंग ब्रिटिशर्स के जैसा गोरा नहीं कर सकते और दूसरा अपनी किस्मत अंग्रेजों के जैसे नहीं बना सकते। भारतीय शुरू से ही दुनिया की हर नस्ल से हर मामले में श्रेष्ठ है, चाहे अंग्रेजी सरकार का बोलबाला दुनिया भर में हो। अंग्रेजों ने यह अपने आप ही मान लिया था कि भारतवासी बहुत से काम करने के योग्य हैं ही नहीं। भारतीय राजाओं नरेशों की महिमा को इतिहास से मिटाने का प्रयास खूब किया, लेकिन इतिहास के पन्नों को खंगालने और खंडहरों में कुछ निशान अब भी मिलते हैं। चाहे विक्रमादित्य, सम्राट अशोक या अकबर, वे अपने अच्छे कार्य यही छोड़कर गए हैं, या फिर अलाउद्दीन खिलजी या औरंगजेब जो दुनिया को कब्जे में करना चाहते थे, वो जीती हुई मिट्टी भी यही छूट गई। लुटेरे महमूद गजनवी, तैमूर और नादिर शाह ने जो लूट का माल भरा था, सब यहीं रह गया। लूटने खसोटने मारपीट के बाद भी भारत इतना समृद्ध है, नस्ल आज भी बरकरार है। इसका मतलब यह है कि भगवान की इच्छा और आशीर्वाद है। भारत का बोलबाला पूरे संसार में है। अतः माय लॉर्ड, तुम 3 करोड़ जनता का कुछ बिगाड़ नहीं पाए और आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ करना ही है तो इस जाति के साथ कुछ अच्छा करो, जिससे तुम्हारा नाम अच्छे वायसरायों की गिनती में आ जाए। बेहतर होगा कि इस भारतीय जाति को पीछे फेंकने की जगह उन्हें ऊंचा उठाइए। इन्हें नीचे गिराने से केवल यह फायदा होगा कि आपका नाम कलंकित होगा। जैसे कई शासक चोर लुटेरे अत्याचारी के नाम से आज भी जाने जाते हैं, वैसे ही आपकी भी कुप्रसिद्धि होगी। इसलिए बेहतर होगा कि 30 करोड़ जनता को ऊपर उठाइए, न कि उन्हें पीछे फेंकिए, और न ही जो कुछ बीत गया है उसे वापस लाया जा सकता है।
इसलिए बेहतर हो कि ऐसा कार्य किया जाए कि जो आपके न रहने के बाद भी जनता, लोग, आने वाली पीढ़ियां, नस्लें आपका नाम ले और आपके कार्यों को जानने की कोशिश करें। इसलिए भारतीय नस्ल को पीछे मत फेंकिए, उनका उद्धार कीजिए, हो सके तो उन्हें आगे बढ़ाइए, उन्हें पीछे मत धकेलिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस लेख का सारांश यहाँ पर पूरा होता है। अब हम इसकी विशेषता देखते हैं, जो इस प्रकार है कि लेखक के मन में अंग्रेजी शासक के प्रति जो विद्रोह था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल को संबोधित करके व्यक्त किया गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा भारत में वायसराय बनकर आया था, इसलिए उसे संबोधित किया है कि वह भारतीय नस्ल की गति, प्रगति, योग्यता को समझे, उन्हें पीछे फेंकने से बेहतर है कि आगे बढ़ाओ। यह एक शक्तिशाली, बुद्धिमान, प्राचीन जाति है और सबसे पुरानी सभ्यता। अब हम पाठ्य सामग्री के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न होता है आपके प्रश्न पत्र में, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको पूरी किताब में से, टेक्स्ट बुक में से, सारे लेसन में से एक एक प्रश्न लेकर 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसका उत्तर आपको एक शब्द या वाक्य में लिखना होता है और हर प्रश्न के लिए 1 अंक होता है। तो इस पाठ पर आधारित कुछ संभावित प्रश्न मैंने यहाँ उत्तर के साथ दिए हैं, जिसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और ये प्रश्न और इन प्रश्नों के उत्तर आपको सारांश लिखने में भी सहायक होंगे। और उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, जिसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक ही प्रश्न तैयार किया है। पूरे प्रश्न पत्र में आपको पूरी किताब में से, हर पाठ में से कोई 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 के उत्तर लिखना होंगे, और वे दोनों प्रश्न 7-7 अंक के लिए होंगे, अर्थात 14 अंक के लिए, 14 मार्क्स के लिए दूसरा प्रश्न आएगा। उसका फॉर्मेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार लिखा जाएगा, और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप इस फॉर्मेट का अनुसरण करें। और तीसरा प्रश्न होता है, कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आप वीडियो के पहले भाग का उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आता है चौथा प्रश्न, टिप्पणी लिखिए, जिसे आपको 2 में से 1 प्रश्न करना होता है और एक प्रश्न 5 अंक के लिए होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यह टिप्पणी का फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया हुआ है कि किस प्रकार से टिप्पणी लिखी जाती है। इसमें सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है कि आप 2 में से कौन सा एक विषय या शीर्षक पर टिप्पणी लिख रहे हैं, और उस शीर्षक का परिचय दिया जाता है कि यह शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक, आप पुस्तक का नाम लिखेंगे, उस कहानी का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे, तथा उस शीर्षक के बारे में एक सेंटेंस लिखेंगे कि वह क्या है। और उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उस पाठ में उस शीर्षक के बारे में जो कुछ भी दिया गया है उसे आप टिप्पणी के रूप में 8 से 9 लाइन में उत्तर लिखेंगे, क्योंकि यह केवल 5 मार्क्स के लिए होता है। किसी किसी पाठ में हम देखते हैं कि किसी शीर्षक के विषय में बहुत कुछ दिया होता है, जिसे हम 2 पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अंक का ध्यान रखकर उत्तर लिखना है कि 5 अंक के लिए हमें कितना लिखना चाहिए। तो इस प्रकार आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से आ जाएगा और आप पूरा प्रश्न आसानी से समय में ही पूरा कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ आपको यह वीडियो जरूर उपयोगी होगी, सहायक होगी। धन्यवाद।